एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में मैं साइंस की क्लास शुरू करने जा रही हूँ। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और एक सीटेट पेपर 2 के लिए है। मान लीजिए यूपी टेट का फॉर्म नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी काम आएगा पेपर 2 में, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे तैयारी 4 है 5 है जिसमें साइंस सिलेबस है और एनसीईआरटी से साइंस पूछा जाता है, तो वो यहाँ से मतलब मिलेगा, वो आपके लिए भी यूज़फुल होगा। इसमें मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी फूड वाले चैप्टर से स्टार्ट की हूँ। चैप्टर नंबर 1 आपको पता ही होगा, फूड एंड इट्स कंपोनेंट है। इसमें जैसे क्लास 6, 7th और 8th, इसमें कहीं भी अगर फूड से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिए हुए हैं मैं सब एक चैप्टर बना के फूड एंड इट्स कंपोनेंट इसमें ऐड कर दी हूँ। यहाँ तक कि इसके सारे पॉइंट को ऐड तो की ही हूँ मैं एनसीईआरटी वाले, उससे अलग भी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। जो भी पूछा जाए क्वेश्चन इस चैप्टर से इस पीडीएफ में इंक्लूड हो, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जिनको ऐड कर दी हूँ। पहले आपको इजी लगेगा क्योंकि 6 से स्टार्ट की हूँ मैं, फिर एडवांस लेवल पे होता हुआ चला जाएगा ये। चलिए देखते हैं इसमें। ये पहला क्लास है। पीडीएफ बहुत लंबा है इसलिए मैं इसके लिए 2 क्लास में पढ़ाऊँगी। पहला है फूड एंड इट्स कंपोनेंट। देखिए, पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फूड किसे कहते हैं। ऐसा कुछ जिसे लोग या जानवर खाते हैं या पौधे, अविष्चित नहीं, ये गलत लिखा है, अवशोषित करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं ताकि वे जीवित रह सकें, भोजन कहलाता है। मतलब कोई भी सजीव हो जो जीवित रहने के लिए जो मतलब उसे जो मटेरियल्स चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वो सब चीज़ों का जो जहाँ से वो पूर्ति करता है वो होता है फूड। जीवित रहने के लिए जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। और इसके सोर्सेज क्या है, इसके 2 सोर्स होते हैं, एक तो प्लांट्स से, दूसरा एनिमल्स से। प्लांट से जैसे आप सब्जी खा लिए, अनाज खा लिए, ग्रेन्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, प्लांट से हमें अवेलेबल होती हैं। वहीं अगर दूध, दही, कर्ड और ये सब, पनीर है, घी है और एग है, मीट्स है, ये सब चीज़ें एनिमल से प्रोवाइड होती हैं। इसमें देखते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो प्लांट से होते हैं, जैसे एज एग्जांपल दिया है, राइस है, ग्रेन्स है, वीट है। आपको तो पता ही होगा, डेली लाइफ में आप डेली यूज़ करते हैं कि प्लांट से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फिर एनिमल्स से है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, घी है, मीट्स है, एग है, ये सब एनिमल्स से मिलते हैं। हम पौधे के अनेक भाग को खाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो प्लांट्स होता है उसके अनेक भागों को खाया जाता है। कहीं कहीं फ्लावर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं उसके जो फ्रूट होते हैं वो यूज़ किया जाता है, जड़ यूज़ किया जाता है, स्टेम यूज़ किया जाता है खाने के रूप में, और लीफ यूज़ किया जाता है। देखिए, कभी कभी में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पौधे का खाने वाला भाग होता है, तो हो ये सारे ऑप्शंस दे के इनमें से सभी दे दिया, तो आप इनमें से सभी ऑप्शन पे लगाएंगे। देखिए क्या क्या होता है खाने वाला भाग, जड़, तना, फूल, फल, पत्ता। जैसे जो पत्ते जैसे हैं, देखिए पत्ते और बीज दोनों यूज़ किए जाते हैं सरसों में। एनसीईआरटी की बुक में सरसों का नाम लिया गया है स्पेशली अलग से करके, कि सरसों के पत्ते और बीज दोनों का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि जो पत्ता होता है उससे साग बनाया जाता है, और जो बीज होता है उससे ऑयल बनता है, सीड से इसके क्या बनता है, ऑयल बनता है। और देखिए, पौधे के जड़ को भी खाते हैं, सरसों के नहीं, और भी जो पौधे हैं उनके जड़ को, जैसे वो हो गया आलू, तो उसकी जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं। आलू मतलब स्वीट पोटैटो जो है, तना, तना को, फूल को, फल को। फूल जैसे देखिए आप सनई देखे होंगे, सनई के फूल को यूज़ किया जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके फूल, जड़, पत्ते सबको खाते हैं। देखिए, चुकंदर, पालक, गाजर आदि पौधों की पत्तियाँ, इन पौधों की पत्तियाँ साग के रूप में यूज़ की जाती हैं, और तना दोनों खाते हैं। गाजर है, पालक है, पालक तो पता ही होगा कि पत्ती और तना सब एक ही में होता है, और चुकंदर है, गाजर है, इन सब के पत्ते और तना दोनों खाने योग्य होते हैं, दोनों को यूज़ किया जाता है खाने के रूप में। फूल देखो किसका किसका खाया जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। ये सब क्वेश्चन जब अलग करके बनेंगे ना, अभी लग रहा होगा कि ईजी है, अलग करके बनेंगे या कई ऑप्शन दे देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, फूल, सीताफल, कद्दू का जो फूल होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं साग के रूप में। गोभी, फूल गोभी पता ही होगा। फिर है ब्रोकली, इसका क्या खाया जाता है, फूल खाया जाता है। आगे, मूंग और चने के बीज को अंकुरित बीज के रूप में भी खाया जाए, स्प्राउटेड सीड जो होता है। ये मूंग और चना आप घर में देखे होंगे कि जो मूंग होता है, चना होता है, उसको मिक्स करके भिगो देते हैं, फिर उसको कपड़े में करके लपेट के रख देते हैं। जब वो स्प्राउटेड हो जाता है, स्प्राउटेड सीड के रूप में, तब उसे यूज़ किया जाता है। किसको, मूंग को और चने को। फिर है आगे, प्लांट रूट एज ए फूड। जो प्लांट्स होता है उसका रूट मतलब जड़,
ठीक है। किस किस जो है मतलब पौधे का जड़ खाया जाता है, देखिए कैरेट, गाजर, ठीक है, मूली, रेडिश, बीट रूट मतलब चुकंदर, स्वीट पोटैटो और टर्निप, ये सब जो होते हैं ये इनका जड़ यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए पोटैटो में वो जो पोटैटो उसका उसको तना के रूप में लेते हैं, लेकिन ये स्वीट पोटैटो जिसे गंजी बोला जाता है वो क्या होता है, इसका जड़ यूज़ किया जाता है। बीट रूट का जड़ यूज़ किया जाता है, रेडिश का, कैरेट का, टर्निप का, ये सब का जड़ यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। फिर लीव्स, पत्ते जिसमें यूज़ होते हैं, इसमें देखिए स्पाइनच मतलब पालक हो गया, कैबेज हो गया, पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं, मस्टर्ड प्लांट हो गया, सरसों का पेड़ हो गया, इसका क्या पत्ते यूज़ किए जाते हैं इसके। फिर है फ्लावर एज ए फूड, किस किस प्लांट का फ्लावर यूज़ किया जाता है, जैसे बनाना प्लांट का फ्लावर का उसके साग बनाया जाता है। पम्पकिन है, फिर है सनफ्लावर है, जैस्मिन है, इन सब का फ्लावर यूज़ किया जाता है। देखिए सनफ्लावर है ऑयल के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये जैस्मिन है ये भी इसके फ्लावर से ऑयल बनाया जाता है। ये दोनों ये सब ऑयल के रूप में यूज़ होते हैं, इसलिए इसके फ्लावर को एज ए फूड यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे हम फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड इसे बोलेंगे। न्यूट्रिशन इन फूड आर मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए जीवों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन विभिन्न पोषक पदार्थ का जटिल मिश्रण होता है। जो कोई भी जीव है जो भोजन ग्रहण करता है उसमें अनेक पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, और वाटर तो होता ही है, और भी जो तत्व होते हैं वो सब सारे होते हैं, फैट हो गया, ये सभी का मिक्सचर होता है भोजन। तभी वो संतुलित भोजन कहा जाएगा, जब इनका जो है अमाउंट मतलब एक बैलेंस अमाउंट में होगा ये सब, जिन्हें रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्यतः 7 वर्गों में बांटा गया है। इनको 7 वर्गों में बांटा गया है जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से 7 वर्ग हैं पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन। इसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा और कार्बोहाइड्रेट, देखिए ई लिखी हूँ ना मैं, ये दोनों पेन से करके ई लिखी हूँ, इससे आप शॉर्टकट में समझ जाइएगा। जो वसा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, शरीर को, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा में मतलब फैट में पूछा जाए कि दोनों में अगर कंपेयर करें किससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो वो होता है फैट। फैट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होता है बॉडी को एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके और खनिज जो होता है, मिनरल्स जो होता है, ये इम्यूनिटी को सही करता है। आई से इम्यूनिटी, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं, शरीर में जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, लौह तत्व होते हैं, ये सब खनिज मिनरल्स से पूरे होते हैं। इसके बाद वाटर है, रेसा, रेसे से कोई विटामिन एनर्जी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। रेसे से क्या होता है, लीवर की सफाई होती है, ये सिक्रेशन में जो वेस्टेज होते हैं उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है रेसा। विटामिन्स हो गया, विटामिन्स क्या करता है, विटामिन और खनिज दोनों का काम है इम्यूनिटी मतलब रोगों से बचाना। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन वर्क करता है एज ए बॉडी बिल्डिंग। इसीलिए मैं शॉर्टकट में पेन से लिख दी हूँ, देखिए ताकि आप समझ जाइए। देखिए प्रोटीन क्या आगे बीबी लिखा है मतलब बॉडी बिल्डिंग, और कार्बोहाइड्रेट वसा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, खनिज और विटामिन इम्यूनिटी, और जैसा जो होता है वो लीवर को सही करता है। ओके और जल तो आपको पता ही होगा, सारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के सब में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए कैसे बना होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इन्हीं का मिक्सचर होता है, कार्बन होता है इसमें, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन मिला हुआ है, कार्बनिक यौगिक है जो पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पाचन के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें दे देगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, तो उसमें आप लगाएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पाचन के बाद कन्वर्ट हो जाता है इट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसके बाद क्या करेगा, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट और फूड।
इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग कंपोनेंट और फूड कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है ग्लूकोज, फिर हमारे शरीर को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन के द्वारा ही एनर्जी शरीर को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसे एनर्जी गिविंग कंपोनेंट और फूड कहा जाता है। देखिए और आगे क्या है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील शर्करा, ग्लूकोज तथा अघुलनशील मतलब छुटा रहेगा, ठीक है। ये अघुलनशील मंड को स्टार्च बोला जाता है, ठीक है, के रूप में होता है। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो घुलनशील शर्करा, जो शर्करा मतलब ग्लूकोज जो होता है वो तो ग्लूकोज मतलब घुली हुई ग्लूकोज के रूप में होता है, और जो मंड होता है, स्टार्च होता है, वो अघुलनशील स्टार्च के रूप में होता है। दो रूप में होता है, एक अघुलनशील स्टार्च के रूप में, इनसॉल्युबल स्टार्च के रूप में, और सॉल्युबल किसमें, ग्लूकोज के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं बताऊंगी इसका टेस्ट कैसे करते हैं फूड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में लास्ट में। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी मैं ऐड की हूँ। चलिए देखते हैं। अगर इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है तो इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी टॉपिक हो सकते थे मैं एक्स्ट्रा ही और ऐड कर दी हूँ, बल्कि क्योंकि 8 तक का कोई खास लेवल नहीं होता है, तो इस दूसरे बुक से मैं एनसीईआरटी की ही बुक थी वो, उसमें 12th तक का दिया था, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दी हूँ मैं। सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, शहद, फल, चुकंदर, केला। केला पूछा जाता है अक्सर। चावल है, ये पूछा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आलू हो गया, मांस हो गया, सलजम हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यह क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग, ऊर्जा प्रोवाइड करता है। फिर चलिए देखते हैं। डीएनए व आरएनए का मुख्य घटक होता है ये, डीएनए व आरएनए का मुख्य घटक होता है। सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये सब 8 तक में नहीं दिया गया था, और मतलब 9th-10th में दिया था, तो मैं इसको ऐड कर दी हूँ। प्रोटीन को संरक्षित करता है, ये जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है पहला। दूसरा, सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति, जो पौधे होते हैं ना उनमें कोशिका भित्ति बनाता है, किसके रूप में, सेलुलोज के रूप में। आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और उसका निर्माण कौन करता है, यही कार्बोहाइड्रेट ही करता है। और ये डीएनए आरएनए का जो मुख्य घटक होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी में जो भी तत्व हैं, जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है, जो भी चीज़ें हैं, एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए, ना इसकी एक बहुत कमी हो और ना ही अधिकता हो, क्योंकि अधिकता से भी दिक्कत होगी और कमी से भी दिक्कत होगी। देखिए, अगर ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया ना तो क्या होगा, शरीर में वृद्धि हो जाएगी ज़्यादा और मोटापा बढ़ेगा, और आपको पता है कि मोटापा बढ़ेगा तो ब्लड क्लॉटिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, बीपी हो सकता है, क्योंकि मोटापा से ढेर सारी बीमारियां आती हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वज़न में वृद्धि हो जाएगी, आप मोटे होने लगेंगे, ठीक है। फिर कमी, वहीं अगर इसकी डिफिशेंसी हो जाती है तो न्यूनतम कार्य दक्षता, जो आपके कार्य करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपके शरीर में एनर्जी की कमी होगी, और एनर्जी की कमी होगी तो आप जो कार्य करने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर है शरीर के वज़न में कमी और प्रोटीन में कमी, जो वेट है उसमें कमी हो जाएगी और प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, पीपी प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है, ओके। और क्या बोला था, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, प्रोटीन को ये प्रोटेक्ट करता है, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आपको बताइएगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होता है, फिर ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, फिर ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना था। कार्बोहाइड्रेट इतने से बस बना था, इतने से। इसी में नाइट्रोजन आप ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन इससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन में देखिए कार्बोहाइड्रेट में कहीं एन आया था, नहीं आया था, एन नहीं आया था, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आप याद रखिएगा। और प्रोटीन में देखिए एन आ रहा है तो एन इसी में ऐड कर दीजिए, ऐसे ट्रिक्स याद कर लीजिएगा। फिर है प्रोटीन में देखते हैं,
प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये पॉलीमर होता है किसका? अमीनो अम्ल का। प्रोटीन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अमीनो अम्ल का। फिर है, यह अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि जो फंक्शंस होते हैं, डेली फंक्शंस होते हैं, शरीर के ऊतकों, अंगों की संरचना एवं उचित पोषण के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए तो इसे बॉडी बिल्डर बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है, क्योंकि ये संरचना करता है, बॉडी का निर्माण करता है। अंदर जो भी सेल्स हैं डैमेज होते हैं उनको फिर से बनाना, और ये सब चीज़ें जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये सब काम कौन करता है? ये करता है प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग इसीलिए कहा जाता है। उचित पोषण के लिए, अंगों की संरचना एवं उचित पोषण के लिए आवश्यक है, इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं, ये अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों जो सेल्स होते हैं, अंगों की संरचना एवं उचित पोषण के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट कहा जाता है। प्रोटीन का जो सोर्सेज है आपको बताओ, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन से मिलता है, दाल से मिलता है। दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, मांस है, मछली है, एग है और ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब चीज़ों से मिलता है प्रोटीन। इसका मेन सोर्सेस है सोयाबीन, ज़्यादातर पूछा जाता है सोयाबीन और दाल। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन देखते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि करना, जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो क्या होता है इसमें, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग कहा ही जाता है, मतलब जो कोशिका सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है, ये इंक्रीजमेंट लाता है, वृद्धि लाता है। फिर है एसिड बेस का संतुलन बनाए रखना, जो एसिड बेस होता है बॉडी में इसका क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। ये एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, आपको पता होगा कि जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो क्या होता है? एंटीबॉडीज़ होता है। ये भी प्रोटीन का काम है, बॉडी बिल्डिंग तो है ही, अभी मैं बताई थी, तो इसको याद कर लीजिएगा। कोशिकाओं की वृद्धि, एसिड बेस का संतुलन बनाए रखना, एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और बॉडी बिल्डिंग, ये हो गया प्रोटीन। अब देखिए डिसीज़ क्या होते हैं। डिसीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आपको पता ही होगा कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बीमारियां होती है, दो फेमस बीमारियां हैं, एक बोला जाता है क्वाशियोरुकार और एक मेरेस्मस। इसमें देखिए इस बीमारी में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दो बीमारियां तो फेमस है, हर कोई जानता है, तो पूछा जा सकता है कि इस बीमारी में क्या लक्षण आते हैं। शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाती है, जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। फिर है भूख में कमी, भूख में भी कमी हो जाएगी, एपेटाइट में। फिर है शरीर में सूजन, जो स्वेलिंग होता है बॉडी में वो आ जाता है, ठीक है। क्या क्या है? वृद्धि में, ग्रोथ में कमी हो जाएगी, भूख में कमी हो जाएगी और शरीर में सूजन हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर है मेरेस्मस, इसमें क्या होता है, जो ड्राई स्किन हो जाता है, स्किन क्या हो, स्किन पे ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्किन जो होगी पतली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और शारीरिक जो ग्रोथ होगा, फिजिकल जो ग्रोथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरेस्मस में। ओके, फिर देखते हैं फैट। फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, लेकिन अगर पूछा जाए दोनों के कंपैरिजन में तो फैट जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट भी इसी से बना था, बस प्रोटीन में यन था तो यन ऐड हो गया था, ये भी इसी से बना है। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है, बिल्कुल एनर्जी की कमी को दूर किया जाता है। वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है। आप देखे होंगे कि ऐसे कोई भी बीकर वगैरह कुछ भी लीजिए, इसमें क्या ऑयल डाल दीजिए, क्या ये घुल जाता है, इसमें मिक्स हो जाता नहीं, वाटर अलग ही रहता है और जो ऑयल होता है वो उस पर अलग से ही चमकता रहता है। तो ये क्या होता है, फैट जो होता है, या ऑयल डाल लीजिए या घी डाल लीजिए, कुछ भी डालिए, फैट जो होता है वो क्या होता है, पूर्णतः अघुलनशील होता है। अघुलनशील का मतलब इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो इंग्लिश, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में की हूँ ज़्यादातर चीज़ें। अगर कोई टफ़ वर्ड है तो उसको मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, या फिर ज़्यादा टफ़ है तो हिंदी में भी करती हूँ, ताकि दोनों भाषा में रहे और बच्चे समझ पाएँ। वसा जल में क्या होता है, पूर्णतः अघुलनशील होता है, इंसॉल्युबल होता है। नोट देखते हैं, ये उसमें नोट दिया था एनसीईआरटी में। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स देन कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी फैट के द्वारा मिलता है।
सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके देखिए दो सोर्सेज होते हैं। अगर बात किया जाए कि बॉडी को नुकसान कौन ज़्यादा करता है अगर फैट की अधिकता हो जाए, तो एनिमल वाला जो फैट होता है ये ज़्यादा नुकसान वाला होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स फैट। क्योंकि जो एनिमल फैट होता है ये कोलेस्ट्रॉल में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट होता है वो कोलेस्ट्रॉल जल्दी बना लेता है, और प्लांट जो फैट होता है ये नहीं बना पाता उतने जल्दी। तो एनिमल फैट जैसे घी वगैरह इसलिए कम यूज़ करना चाहिए एज बढ़ने पे। चलिए देखते हैं एनिमल फैट के सोर्सेज क्या क्या हैं। मिल्क, पनीर, एग, फिश और क्या है, घी। इसमें देखिए प्लांट्स फैट क्या क्या हैं। ड्राई फ्रूट्स, आप देखे होंगे जब भी आप ये काजू है, बादाम है, किशमिश है, जब भी आप खाते होंगे तो उसमें कुछ ऑयल ऑयल सा लगता है। आप अब बादाम का तेल भी बिकता है देखिए। फिर है तेल, सरसों का तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। फिर है नारियल का तेल, तिल और मूंगफली। तिल के तेल से देखिए दीपक जलाते हैं घर में, मूंगफली का भी तेल मिलता है। ये सब जो ऑयल होते हैं वो अगर इनसे कंपैरिजन किया जाए तो ये सब ऑयल ज़्यादा अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन उसको जो एनिमल फैट से बने होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ फैट। फैट का फंक्शन क्या होता है शरीर में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर शरीर में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वसा के द्वारा पूर्ण की जाती है। आपको अभी मैं बताई थी कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है दोनों से शरीर में एनर्जी प्रोवाइड होता है। ऐसी स्थिति में जब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाए बॉडी में, तब कौन सहारा देता है, वसा। उस टाइम पे वसा के द्वारा एनर्जी को पूरा किया जाता है बॉडी में, ठीक है। फिर है ये आपको बताओ टेम्परेचर कंट्रोलर का भी काम करता है वसा। ये क्या होता है, स्किन के नीचे एकत्रित वसा तापमान नियंत्रक का कार्य करती है। जो वसा होती है वो स्किन जो होता है ना उसके नीचे क्या होती है, एकत्रित हो जाती है, तभी देखिए स्किन में लाइट होता है। फिर है एकत्रित हो जाती है और वो क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोलर का कार्य करता है। जो तापमान होता है आपके बॉडी का वो क्या होता है, नियंत्रक का काम करता है, वसा के द्वारा होता है ऐसा। वसा शरीर के आंतरिक अंगों को चोटों से बचाता है। जो वसा होता है वो जो शरीर के अंदर के अंग हैं जैसे लीवर है, किडनी, ऐसे जो अंग हैं उनको क्या करता है, चोटों से बचाता है और त्वचा के रूखेपन से सुरक्षा करता है। मैं बोल रही नहीं कि जो स्किन में चमक होता है, जो स्किन का ड्राइनेस होता है उससे क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। एक ये काम होता है वसा का। शॉर्टकट में एक बार देख लीजिए। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोलर होगा। नंबर 3 क्या होगा, ये उससे चोट से बचाएगा, ठीक है। और नंबर 4 क्या होगा, स्किन ड्राई होने से बचाएगा, ठीक, इंजर होने से बचाएगा। ये आंतरिक चोटों से बचाएगा, इंजर्ड होने से बचाएगा, और चौथा है स्किन को ड्राई होने से बचाएगा। अगर आप कॉपी पेन लेके नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में भूल जाएंगे। वसा की कमी से होने वाले रोग, जो फैट होता है उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। त्वचा का रूखापन, वजन में कमी। देखिए जब ज़्यादा फैट लेते हैं, लोग कहते हैं नहीं फैट जमा हो गया है, जो जिसका वेट बढ़ जाता है वो ज़्यादा फैट ले लेते हैं तो लोग कहते हैं इसके अंदर फैट जम गया है। मतलब कि अगर उसी फैट की कमी हो जाएगी, उसी वसा की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेट में कमी हो जाएगी, ठीक है। और जो स्किन है वो रूखा हो जाएगा अगर इसकी कमी रहेगी तो वसा की। फिर है और क्या होता है, विकास का रुकना। विकास भी इससे प्रभावित होता है। जो विकास होता है, ग्रोथ होता है ना, वो भी रुक जाता है अधिकता से। देखिए कोई भी चीज़ मैं भी बोली थी बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जितना आवश्यकता है बस उतना ही। वज़न बढ़ना, वहीं ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उसका जो वेट होगा वो गेन हो जाएगा ज़्यादा। और क्या होगा, हार्ट संबंधी रोग हो जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रेन हैमरेज वगैरह भी इसी से होता है, कोलेस्ट्रॉल जमने से। फिर उच्च रक्तचाप, बीपी हाई हो जाएगा, बीपी के मरीज हो जाएंगे लोग, बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं वसा के अधिक होने से। फिर है खनिज, जिसे बोला जाता है मिनरल्स। शरीर में कम से कम 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। जो बॉडी होता है ये पूछा जा सकता है कितने प्रकार की खनिज की आवश्यकता होती है। 29 प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं इनकी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। यह अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है, इसमें कार्बन नहीं होता, जो मानव शरीर में उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रिया मतलब जो आंतरिक फंक्शंस होते हैं वो उनको क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। खनिज के कार्य, चलिए देखते हैं खनिज के कार्य क्या क्या है। यह भोजन के लिए अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक तो है ही, इसमें कार्बन नहीं होता है मिनरल्स में।
फिर है जो हड्डियों, दांतों और रक्त के जमने में सहयोगी होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये जो बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं और ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर चलिए देखते हैं ये हेल्प कौन करता है। आपको पता है कि जो हड्डी और दांतों के लिए होता है वो मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। वहीं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है वो विटामिन के होता है, मतलब पोटेशियम होता है। ठीक है। मानव शरीर के लिए आवश्यक कुछ खनिज, एसेंशियल मिनरल्स फॉर ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके लिए कौन कौन से मिनरल्स हैं जो एसेंशियल हैं, उनके बारे में देखते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, इससे ब्लड क्लॉटिंग होता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है और आयरन है। और भी 29 प्रकार के मैं अभी बताई हूँ, ये 29 टोटल होते हैं। लेकिन इतना जो है ये पढ़ना ज़रूरी है। सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन एंड आयरन, इतना पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है। पहला देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, यह खनिज मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में थायराइड ग्रंथि होती है, उससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। इनका क्या करता है, ये संश्लेषण करता है, मतलब रेगुलेट करता है। इनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। ठीक, आयोडीन का काम है। और आयोडीन की कमी से तो आपको पता ही होगा कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में घेंघा रोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर करना होगा, वैसे सबको पता होगा ये। फिर है आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। ये देखिए। ठीक, इस रोग से तंत्रिका तंत्र पर, जो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इस रोग से ये जो बीमारी होती है, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि घेंघा रोग तो पता है आयोडीन की कमी से होता है, ये लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन इसमें इफेक्ट क्या किस पे पड़ता है, कौन सा अंग इफेक्टेड होता है, तो वो होगा तंत्रिका तंत्र, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं, दूध है, दूध में भी मिनरल्स मिलते हैं, आयोडीन, और अंडे हैं, मांस है, समुद्री भोजन है, सी फूड जो होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, अंडे में मिलता है, मांस में मिलता है। ये इतने इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसके। फिर है कैल्शियम। इसके बाद कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम क्या है, विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगर आप कैल्शियम का टेबलेट ले रहे हैं, अगर उसमें D3 नहीं मिला हुआ है, विटामिन D3 नहीं मिला हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि बिना विटामिन डी के जो कैल्शियम होता है वो बॉडी ऑब्जर्व नहीं करता है। इसलिए जब भी आप टेबलेट लिया करिए तो उसमें विटामिन जो कैल्शियम होता है प्लस D3, ये दोनों हालांकि मिला के ही आता है, मान लीजिए, लेकिन अगर नहीं किसी टैबलेट में लिखा है ऊपर रैपर पे, तो उसको मत लिया करिए, क्योंकि वो कैल्शियम किसी काम का नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं बॉडी कर पाएगी बिना विटामिन D3 के। ठीक है। तो कैल्शियम क्या होता है, विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी। फिर है ये कैल्शियम का काम क्या है, ये दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जो टीथ होता है, बोन्स होता है, इनके ग्रोथ के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, दूध है, पनीर है और हरी सब्जियां हैं। आपको तो पता ही होगा कि जो हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, ये तो सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये वही चीज़ें सबके सोर्सेज होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल। और क्या हो गया, ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया। फिर चलिए देखते हैं, तीसरा इम्पॉर्टेंट है फास्फोरस। फास्फोरस में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इस वर्क कैसे करता है, एसेंशियल फॉर टीथ एंड बोन्स। ये भी किसके लिए एसेंशियल होता है, टीथ और बोन्स के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, टीथ और बोन्स के लिए ये आवश्यक होता है। फिर है एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि बहुत फेमस चीज़ें आजकल नहीं पूछी जा रही हैं, जो कम फेमस है वही पूछी जा रही हैं। फिर है आयरन, लौह तत्व जिसे हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, यह आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। रेड ब्लड जो है सेल्स होते हैं, उनके निर्माण के लिए क्या चाहिए होता है, आयरन, लौह तत्व होता है, चाहिए होता है। उसके द्वारा ही मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आपको पता होगा जो ऑक्सीजन होता है ह्यूमन बॉडी में, वो आरबीसी के द्वारा ही उसका परिवहन होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है।
आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाती है, जिसे बोलते हैं रक्त अल्पता हिंदी में, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। अब देखिए इसके सोर्सेज क्या क्या हैं कि स्पाइनच है मतलब पालक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। लेग्यूम्स है, पम्पकिन है, सीड है, ग्राम है, और ये जैगरी है, ग्राम एंड जैगरी, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। चना और गुड़ बोलते हैं इसे, ठीक है, ये बहुत फेमस है। अक्सर हमारे यहाँ भी देख लीजिए, जिसको कमज़ोरी हो जाती है, जिसका जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये वो कम हो जाता है, तो लोग बोलते हैं चना और गुड़ खाओ। लीवर हो गया और मीट हो गया। लीवर का मतलब वही जानवर जो होते हैं उनके, जो मीट उठ खाते हैं उनके लिए ये लीवर हो गया और मीट हो गया। और ये पालक है, पालक भी फेमस है इसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। लेग्यूम्स है, पम्पकिन है, सीड है, ग्राम एंड जैगरी है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। आगे हो गया, आ गया फाइबर, जिसे बोलते हैं रेसा, रेसे बोलते हैं, ठीक है। फाइबर होता है, अभी मैं बताई थी, फाइबर जो होता है वो ना ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना ही ये विटामिन ऐसे कुछ काम वर्क करता है। ये क्या करता है, ये बस लीवर के लिए अच्छा होता है, मतलब जो पाचन क्रिया होती है उसमें जो है ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। रेसा मानव भोजन का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। जैसे संतरा में रेसा पाया जाता है, और ये जो होता है अनानास वगैरह, रेशेदार जो भोजन होते हैं वो इसके लिए हेल्पफुल होता है पाचन क्रिया के लिए, क्योंकि इसमें लीवर की सफाई हो जाती है। इसके द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार की प्राप्ति नहीं होती, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलता, बल्कि यह आहार नाल की शुद्धता में योगदान देता है। जो आहार नाल होता है ना, उसकी शुद्धता में क्या करता है, योगदान देता है। इसमें जल को अवशोषित करने की विशेष क्षमता होती है। जो वाटर होता है उसको ऑब्जर्व करने की भी क्षमता होती है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। अब हेल्प किस में करता है, हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। ये जो सिक्रेशन ऑफ वेस्टेज मतलब जो वैसे चीज़ होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनके उत्सर्जन में ये हेल्प करता है। रेशा जो होता है, रेसे होते हैं, इनका यही काम है। फिर अब देख लेते हैं, 2 टेस्ट दिया है एनसीईआरटी में, इससे क्वेश्चन भी बना है, दोनों टेस्ट से क्वेश्चन बना है पिछले साल के सीटेट में, सीटेट एग्जाम में। चलिए देखते हैं स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। स्टार्च जिसे हिंदी में मंड बोला जाता है, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। मैं रिएक्शन टाइप का बता दी हूँ, ताकि अगर सेंटेंस बना के बताती तो बहुत लंबा हो जाता, आपको याद भी नहीं होता। ये शॉर्टकट में मैं बता दी हूँ रिएक्शन टाइप का बना के, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, जो आपका फूड होगा वो आपको बताइए होगा, मंड किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। मंड जो है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। दूसरा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं शर्करा के रूप में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेंगे, क्योंकि जिसमें हो मंड वही तो भोजन लेंगे, स्टार्च हो। कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या करेंगे, भोजन लेंगे। उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल देंगे, नमक घोल के डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब जैसे ही आप नमक घोल के डालेंगे, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद रंग इसका क्या हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा, ये ब्लैक और ब्लू हो जाएगा। अगर ऐसा कलर आया तो क्या मतलब है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन फूड। तो उस फूड में क्या है, स्टार्च मतलब मंड क्या है, प्रेजेंट है। जब इसका रंग आप भोजन लिए जो उसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हो, 2 से 3 ड्रॉप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालें, और इसके बाद अगर जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक आता है, तो फिर क्या होगा, स्टार्च इज प्रेजेंट इन फूड, मतलब कि उस फूड में स्टार्च जो मंड है वो प्रेजेंट है। ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था सीटेट में, थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि कोई भोजन है जिसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, उसका रंग नीला या काला आता है, तो उस भोजन में उपस्थित है। फिर ऑप्शन में था मंड, विटामिन और ये शर्करा जिसे स्टार्च बोलते हैं, तो उस टाइम पे इसका आंसर क्या था, स्टार्च। शर्करा मतलब ग्लूकोज, ठीक। आगे चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो पदार्थ होता है, वो जो भोजन है जिसमें प्रोटीन उपस्थित है, उसका क्या करेंगे, हम चूड़ बना लेंगे, ठीक है, उसको मसल लेंगे, चूड़ बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें 10 ड्रॉप जल डालेंगे, वाटर डालेंगे, ठीक है। फिर 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे। देखिए पदार्थ का क्या किए, चूड़ बनाए, चूड़ बनाने के बाद उसमें क्या किए, 10 ड्रॉप जल डाले, फिर 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाले, CuSO4 कॉपर सल्फेट का वो है रासायनिक सूत्र, ठीक है। फिर 10 पहले कॉपर सल्फेट डालेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH डालेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे इसका जो कलर होगा वायलेट कलर आएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं बैगनी कलर।
अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या है, जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है उसमें। ये प्रयोग एनसीईआरटी में दिया हुआ है और सीटेट के दोनों प्रयोग जो है सीटेट के अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब पेपर 2 में ही, अलग अलग एग्जाम नहीं, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, अलग अलग साल में पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं इसमें। इसलिए इन दोनों जो ये जो प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, दोनों याद रखिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बना था, मैं आपको बता दूं। इसमें बोला था कोई पदार्थ लिया, उसका चूड़ बनाए और उसमें 10 ड्रॉप जल डाले, फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट डाले, फिर इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, फिर क्या आया, बैगनी रंग आया। जो ये मिक्सचर बना इसका क्या, कौन सा कलर आया, वायलेट कलर आया। फिर उसमें बोल दिया ऑप्शन में, तो इसमें क्या उपस्थित है, इसमें क्या उपस्थित है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वो जो मंड था, स्टार्च जिसे बोलते हैं, स्टार्च। तो उस टाइम पे अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे कि जब वायलेट कलर आता है तो क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो आप आंसर गलत कर देंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन इधर से इधर बने या फिर क्वेश्चन इधर से इधर बने, या फिर कोई इसमें स्किप कर दिए, मान लीजिए खाली स्थान टाइप का दे दिए, इतना ये दे दिए, इतना इधर ये दे दिए, ये वाला पूछ लिए, ऐसे खाली स्थान वाला ये वाला पूछ लिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या डालना है, पहले कॉपर सल्फेट डालना है, इसके बाद NaOH ऐड करना है इसमें। ये क्रम जो है ना वो याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। इस चैप्टर से आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर जाएगा। फिर रिजल्ट, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सबस्टेंस, इसका क्या रिजल्ट होगा, प्रोटीन जो है सबस्टेंस में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हम विटामिन वाला टॉपिक कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी विटामिन का डिटेल में है, फिर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, वो सब है, तो हम इसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी खोज किसने की थी, 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। इस शब्द का प्रयोग भी अगर पूछा जाए तो विटामिन शब्द का सी फंक ने किया था। इट्स ओनली प्रोटेक्ट आवर बॉडी, आपको पता ही होगा जो विटामिन होता है वो एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, केवल प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है उसको क्या करता है, केवल प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिसीज से, बीमारी से, सिकनेस से, बीमारी होने से ये बचाता है। फिर है इट कीप्स आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्दी, ये जो हमारे आइस हैं, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, टीथ है, दांत है, मतलब जम्स मतलब मसूड़े हैं, इनको क्या करता है, हेल्दी बनाता है, ठीक। इसके बाद है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है वो B एंड C होता है, और बाकी सारे इनको छोड़ के जो भी विटामिन बचते हैं वो सारे किसमें सॉल्युबल होंगे, फैट में, ओके। ADEK ये है फैट में। तो याद रखिएगा ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर वाला है, और ये फैट वाला है, फैट वाले ज़्यादा हैं, वाटर वाले कम हैं, B एंड C ओनली वाटर वाला है, ओके। बाकी जो है आगे का हम कल देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास ताकि छोटे ना, ये आज से शुरू हुआ है, सीरियल वाइज चलेगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2। और देखिए इसमें जो चैप्टर होंगे, मान लीजिए केवल ये 6 के NCERT का नहीं, ऑल लेवल देख के आपको पता ही चला होगा, केवल 6 के NCERT नहीं है इसमें। देखिए अगर फूड है तो फूड चैप्टर से जितने भी, मतलब 6 में, 7th में, 8th में, हालांकि मैं 10th तक का थोड़ा बहुत कवर करूँगी, साथ में 9 10 तक का, क्योंकि लेवल जो है कहने के लिए होता है 8 तक का पूछा जा रहा है, कभी कभी थोड़ा ऊपर भी पूछ लेता है, तो क्योंकि हार्ड बन ही रहा है हर साल पेपर। जो फूड से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है 6th 7th 8th NCERT, तो ये पहली प्रायोरिटी है, ये पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फूड से रिलेटेड मैं ऐड करती हूँ। और अगर फूड चैप्टर है वो तीनों क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि फूड अलग अलग पढ़ाया जाएगा तीनों क्लास में। एक क्लास का NCERT का चैप्टर खत्म होता है तो उसके बाद मैं 7th वाला ऐड कर देती हूँ, फिर 8th वाला, फिर 9th वाला। तो ये जो अगर फूड से रिलेटेड तीनों में क्लासों में मतलब चैप्टर है तो वो एक ही वीडियो में, एक ही PDF में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे हर चैप्टर होगा। इसके बाद आपको पता ही होगा कि जो रेशा वाला है, मतलब रेशों से वस्त्र तक, वो वाला चैप्टर आएगा। फिर पदार्थों का पृथक्करण है वो चैप्टर आएगा। तो बाकी आगे का कल पढ़ते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।